हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग सही, सब लोग अच्छे हैं, घर में सेफ हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर रखा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक एक्सटेंशन पार्ट है, वो जो कैपेसिटर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेज लगने जा रहे हैं कैपेसिटर में। काफ़ी इजी टॉपिक है और आपके इजी टॉपिक है और क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें। छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ें। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा उसी का क्या है, ये एक्सटेंशन पार्ट है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। इसी बीच हम बता देते हैं कि 10th क्लास का हमने बायो क्लास भी स्टार्ट कर रखा है और मैथ्स क्लास तो आपका चल ही रहा ऑलरेडी। और कुछ ही दिनों में मैं अपने फिजिक्स जो है पहला चैप्टर जो लाइट एंड रिफ्लेक्शन, लाइट का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो लूँगा। तो इसी तरह सारे फैकल्टी धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे हमारे साथ। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए विक्रमादित्य क्लासेज यूट्यूब में जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, देखिए कैपेसिटर किससे निकला? कैपेसिटी। कैपेसिटी होता क्या है? कैपेसिटी एक क्षमता, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमता। कि तुम्हारे अंदर क्षमता क्या है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो उसी तरह किसी बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर करने की क्षमता को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कितना ज्यादा एनर्जी को वो स्टोर कर सके उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, उसको लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद समझते हैं। तो एक चीज और याद रखिए कि कैपेसिटर हमेशा, कंडक्टर मैंने पढ़ा था, तो कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर। 2 कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करें, 2 कंडक्टर को अगर किसी डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अगर 2 कंडक्टर को अगर हम रखें कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, तो वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का लिखे पहले, इट इज द combination of 2 capacitor। ठीक है, इसका सिंबल होता है आपका, सिंबल जो होता है वो आपका ये होता है। 2 कैपेसिटर है, दोनों कुछ डिस्टेंस पे, तो इस टाइप का हम कहेंगे कैपेसिटर। ठीक है, फिर हम देखते हैं एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू स्टोर एनर्जी in a body in the form of electric field, is called capacitance। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कितनी अपने अंदर क्षमता है, कितनी क्षमता है हमारे अंदर, क्या हम एनर्जी को स्टोर कर सके, अपने शरीर के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सके, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। अगर उसी को टर्म में, कैपेसिटर के टर्म में, कि किसी भी कैपेसिटर है, किसी भी 2 कंडक्टर है, उसके बीच में हम कितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कितना ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और डिवाइस दैट स्टोर दिस एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, जो वो डिवाइस जो इस एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे कि कैपेसिटी, जैसे कि मैंने इस चीज को स्टोर किया, मैंने एनर्जी को स्टोर किया, तो मेरा बॉडी क्या हो गया? एक डिवाइस हो गया जो कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इसी तरह ये जो कैपेसिटेंस है, जो एनर्जी है इसके 2 कंडक्टर के बीच में, उसको कौन स्टोर करता है? जो डिवाइस स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, और एक होता है
इसका यूनिट याद रखें फैराड होता है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका बेसिक है स्टार्टिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लिया। टेक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। क्या कर रहा हूं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले रहा हूं। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज Q है। क्या है चार्ज? Q है। ठीक है, और आपको स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? क्या होता है? KQ/R। ये मान लेते रेडियस है कैपिटल R, तो कितना होता है? KQ/R। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? यहां से आपको पता चल रहा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि आपका जो K है ये भी क्या है? कांस्टेंट है, और R आपका क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मतलब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम Q को इंक्रीज करेंगे, अगर हम इस पे चार्ज इंक्रीज करेंगे, तो इस पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो यहां पे अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम एक C टर्म लिखते हैं, उस C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, और इसका यूनिट क्या होता है? फैराड। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q/V। ये टर्म याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। क्या मैंने देखा कि मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले लिया, स्फीयर का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, क्या होता है? KQ/R। ठीक है, तो यहां पर से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे K क्या है? कांस्टेंट है, R क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज का उसके अंदर पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसका एनर्जी वर्क बढ़ रहा है, उसका चार्ज बढ़ रहा है तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रखते हैं, वो कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, और उसका यूनिट होता है फैराड, और C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आया आपको। तो अगला हम देखते हैं कि एक हम निकालते हैं कैपेसिटेंस इन आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर लेते हैं। क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस हम निकालते हैं किसी सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस पे मैंने चार्ज दे दिया, मैंने एक कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर मैंने कोई चार्ज दिया Q, तो इस पे चार्ज, अगर मैंने कोई चार्ज दिया, तो मैंने पढ़ा है कि कंडक्टर होता है, कंडक्टर में मैंने कोई चार्ज दिया तो उसका चार्ज किस पे होता है? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो यहां पे भी जो चार्ज होगा, रो होगा, वो किस पे हो जाएगा? सरफेस पे। चार्ज किस पे हो जाएगा? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। तो क्या हो जाता है? रो सिग्मा। तो क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने फाइंड किया था कि अगर चार्ज रो सिग्मा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड किया था कि KQ/R, रेडियस मैंने मान लिया यहाँ पर R, देखा है आपने। ठीक है, तो अगर मैं K की वैल्यू लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर आपका एयर या तो वैक्यूम में रखा हुआ,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q बाई आर। ठीक है, तो अगर हम यहां पे करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और Q बाई वी हम लिख सकते हैं। तो Q बाई अभी आपका पढ़ा C इज इक्वल टू Q बाई वी, पढ़ा तो मैंने कैपेसिटर, तो यहां से मेरा C निकल गया, तो C इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। आ गया, आ गया। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये वाले फॉर्मूले से ये भी याद रखो, किसी आइसोलेटेड स्फीयर के लिए हम क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R। तो यहां से मेरा क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो मतलब क्या, अगर हम C को इंक्रीज, अगर हम R को, रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो C को इंक्रीज करते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा रेडियस किसका है, सबसे बड़ा रेडियस किसका है, अर्थ का। तो हम अर्थ के केस में लेते हैं, अर्थ लेते हैं, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस। तो अगर हम C इसका निकालते हैं कैपेसिटेंस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस 6400 इनटू 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में किया। तो जब मैंने यहां से C निकाला तो आपका C आया 711 माइक्रोफैराड। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका C कितना आया, 711 माइक्रोफैराड। तो यहां तक हो गया, इस वाले फार्मूले का आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, और बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहां पे C कितना फाइंड किया, 711 माइक्रोफैराड, ठीक है। लेकिन ये जो C आ रहा है ये माइक्रो है, मतलब क्या हो रहा है 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ये देखिए कितना लो है, तो मतलब क्या, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने मैक्सिमम रेडियस का ले लिया, उसका भी कैपेसिटेंस देख रहा हूं कितना, काफी कम है, काफी कम है, मेरा अर्थ का काफी कम है। तो अब मेरा क्वेश्चन आता है कि हम कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाते, कैसे बढ़ाएं कैपेसिटेंस को, अब कैसे बढ़ाया जाए। तो आपको पता है कि यहां पे क्या हुआ, रेडियस पे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, हमने मैक्सिमम रेडियस के लिए कैपेसिटेंस कितना निकाला, इतना निकाला, जो कि बहुत ही कम है। तो मुझे कैपेसिटेंस इंक्रीज करना, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करे। तो इसके लिए तो हमने पढ़ा C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमें if we want to increase the capacitance, then we have to either increase the Q or decrease the V। आया समझ में। तो मैंने मैक्सिमम के लिए देख लिया कि कैपेसिटेंस उसका क्या है, बहुत कम है। तो अब मेरा दिमाग में चल रहा है कि भाई मैंने अर्थ के लिए लिया, मेरा कैपेसिटेंस कितना कम है, तो अब हम उसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएं। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर हम Q को इंक्रीज करें तो C मेरा इंक्रीज करेगा, अगर हम V को डिक्रीज करें, अगर ये V डिक्रीज करता है तो ये टोटल इंक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये समझ में आया आपको। तो हम कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए या तो चार्ज को बढ़ाएंगे या पोटेंशियल को कम कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मैंने क्या बताया था कैपेसिटर कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। तो मैं यहां पे दो कंडक्टर ले लेता हूं,
मैंने 2 कंडक्टर ले लिया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देखें कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, ठीक है। तो मैंने माना कि यहां से मैंने एक क्यू चार्ज यहां से दिया, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये क्या होगा, यहां पे आपका क्यू प्लस चार्ज हो गया। ये वाला एक कंडक्टर जो है ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब क्या हो गया, ये तो न्यूट्रल पोजीशन पे भी है, तो ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल पे है, तो क्या करेगा, ये अपना इंडक्शन प्रोसेस होगा, इंडक्शन प्रोसेस होगा। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल कंडीशन में है, तो न्यूट्रल कंडीशन के कारण ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इंडक्शन में इधर आ जाता है, इंडक्शन में इधर आ जाएगा, इंडक्शन के कारण इधर आ जाएगा। और उसके बाद एनर्जी आपका कंजर्व है, एनर्जी आपका कंजर्व है, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व। तो कंजर्व के कारण यहां पर क्या हो रहा है, न्यूट्रल ऑफ यहां पे क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इक्वल है, न्यूट्रल बॉडी है। तो इसके कारण क्या होगा, नेगेटिव इधर आ गया, तो मतलब पॉजिटिव क्या हो गया, इधर आ गया। तो हमेशा इस चीज को याद रखें, क्या होगा कि मैंने एक चार्ज अगर किसी कंडक्टर पे दिया तो यहां पे पॉजिटिव हो गया, ड्यू टू इंडक्शन यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब मेरा मेन टारगेट है, मेन टारगेट हमारा है कि कैपेसिटेंस को हम कैसे इंक्रीज करें, कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज करना, मेन टारगेट हमारा है कि कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज करें। तो कैपेसिटेंस को हम 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम क्यू को बढ़ा दे, चार्ज को बढ़ा दे, या तो हम पोटेंशियल को घटा दे। तो यहां पे चार्ज तो मैंने कांस्टेंट दे रखा है, चार्ज तो मैंने क्यू दे रखा है, तो चार्ज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, चार्ज को तो अब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है, अगर आपका Q अगर आपका नेगेटिव हुआ तो आपका V क्या होता है, नेगेटिव होता है। V नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या, V लेस देन 0, तो मतलब क्या हो गया, V आपका डिक्रीज कर गया, V डिक्रीज कर गया। तो उसके बाद अगर आपका Q पॉजिटिव हुआ तो आपका V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर V पॉजिटिव हो गया तो V इज ग्रेटर देन 0, देन V क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पे ये किया मैंने, ठीक है, तो यहां अब मुझे कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए ये प्रोसेस करना होगा, चार्ज को हमें निगेटिव करना होगा, चार्ज को क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। तो हम चार्ज को नेगेटिव करने के लिए ये वाले जो कंडक्टर है इसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। क्या किए, अर्थिंग किए। तो मैंने अर्थिंग बताया था आपको, तो अर्थिंग कर दिया मैंने। तो अर्थिंग करने के कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहां से ड्रेन्ड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे जो था वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ होने के कारण यहां पे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। अगर नेगेटिव चार्ज बचा, B अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या, B डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि ड्यू टू अर्थिंग कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। आ गया समझ, ठीक है, समझ गए आप लोग कि कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं किसी पैरेलल प्लेट के लिए कि अब इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल समझ गए आप लोग, अर्थिंग करने से मेरा क्या होता है, कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज कर जाता है। तो अगला हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्या करते हैं, मैं 2 कैपेसिटर लिया, 2 कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज दिया, क्यू के कारण क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ क्या हो गया, इंडक्शन के कारण नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। तो मैंने क्या किया, अर्थिंग किया, तो जिसके कारण क्या हुआ, मेरा पॉजिटिव चार्ज
ड्रेन्ड हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो चार्ज मैंने दिया, तो ये कंडक्टर है तो इस पे सरफेस चार्ज होगा, तो सिग्मा हो जाएगा, तो कूलम बाई एरिया, मतलब क्या होता है, क्यू बाई एरिया। ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखने की जरूरत है कि एरिया जो होता है वो कौन सा एरिया हम लेते हैं, ये चीज आपको फोकस करना है। ठीक है, कौन सा एरिया लेते हैं, तो यहां पे जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं ओवरलैप्ड एरिया। क्या कहते हैं, ओवरलैप्ड एरिया और कॉमन एरिया। क्या कहते हैं, ओवरलैप्ड एरिया और कॉमन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कि मान लीजिए कि एक कैपेसिटर ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपको ये ड्रॉ करना है, ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, कॉमन एरिया। अगर दो कैपेसिटर है आपका, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में करेक्शन कीजिए, ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, एरिया होगा। तो हमको कौन सा एरिया लेना है, कॉमन एरिया लेना है आपको। ठीक है, ठीक है, यहां पे हो गया आपका कॉमन एरिया, समझ गए आप लोग। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस वाले प्लेट को, कि मेनली कैपेसिटर होता कैसे है उसको एक 3D डायग्राम बना के बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक मेरा ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, 3D देखिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं d। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, क्या था, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्या होगा, देखिए इस टाइप की प्लेट होती है कैपेसिटर, ये आपका पॉजिटिव है, 3D व्यू है इसका, ये होता है नेगेटिव, और ये दोनों बीच के प्लेट का डिस्टेंस कितना है, d दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मान लीजिए ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। मान लेते ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। ठीक है, तो इसका प्लेट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके लिए भी क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, तो E2 होगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट का पता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पता है कि नहीं पता है, पता है ना, प्लेट के लिए आपको पता है, प्लेट के लिए आपने निकाल रखा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैं बताने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो नेट एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये हो गया आपका ओवरलैप्ड एरिया, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है आपको, कि आपने पढ़ा dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, पढ़ा है ये आपने, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, अगर मैंने इसको सॉरी वेक्टर होता था, ये वेक्टर होता था, तो अगर हम dV इज इक्वल टू वेक्टर को हटाते थे तो ई डी आर कॉस थीटा होता था, ई डी आर कॉस थीटा होता था ना। तो यहां पे थीटा बताइए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा 180, तो cos 180 डिग्री क्या होता है -1, तो dV इज इक्वल टू ई डी आर हो गया आपका। हमेशा याद रखो कि यहां पे नेगेटिव नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है, इलेक्ट्रॉन और इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो V इज इक्वल टू ई डी, 0 से डिस्प्लेसमेंट कितना है d तक है, तो 0 से d, तो V इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला है इनटू डी। ठीक है, तो V इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है, Q बाई एरिया, Q बाई एरिया। ठीक है, Q बाई एरिया, तो क्या करेंगे, Q बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, तो आपको पता है कि A एप्सिलॉन नॉट बाई डी करेंगे इनटू Q बाई V कर देंगे, तो Q बाई V आपका क्या होता है, C होता है। ठीक है, तो यहां से मेरा टू प्लेट के बीच में एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां पे क्या है, एयर और वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आया समझ में, डेफिनेशन डेरिवेशन सिंपल था। ठीक है, अगर आपका if instead of air और वैक्यूम, अगर एयर और वैक्यूम के अलावा there is some other डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस का। तो हमेशा सिंपल याद रखो, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो डिफरेंट मीडियम हो और डिस्टेंस बिटवीन दैट, इसको याद रखो। मैंने पढ़ा भी था, उस समय भी पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो करता हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ा था ना कि रिलेटिव क्या पढ़ा था, ई बाई ई नॉट। इस किसी मटेरियल की परमिटिविटी निकालने के लिए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई नॉट ई आर, ये मैंने फाइंड किया था। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे इसकी अदर मीडियम के लिए मैंने ये ली थी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लो पैरेलल प्लेट के लिए। ठीक है, अब अगला एक डेरिवेशन हम देखते हैं, इजी सा वो है कि इफेक्ट ऑफ dielectric slab on effect of that slab on capacitance। किसी कैपेसिटेंस पे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या इफेक्ट करता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर है, लिया मैंने, दो कैपेसिटर लिया मैंने। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने बीच में डाल दिया, यहाँ पे एक मैंने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस पता है आपको, डी है। ठीक है, ये जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाला उसका थिकनेस मैंने टी डाल दिया। ठीक है, तो ये भी डाइइलेक्ट्रिक, जो मैं अदर बीच में कोई मीडियम डाल रहा हूं, तो ये भी दो कंडक्टर के कनेक्शन है, इसके बीच ये दो बीच के कनेक्शन है। ठीक है, इसका एप्सिलॉन है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में एयर ही रखा हुआ, एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मैंने दिया, तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा। एनर्जी कंजर्व होगा तो यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया। यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कंजर्वेशन के कारण क्या होगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अर्थिंग कर दिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया। सेम प्रोसेस जैसे प्रोसेस करते थे। ठीक है, ठीक है, ये आपको। तो
यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो मैंने दो प्लेट के लिए ये दोनों प्लेट है आपका, मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेट को मिला के हम 1 लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाला था दो प्लेट के बीच में, कितना निकाला था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या लिया था मैंने, इधर लिया था। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले के लिए पॉजिटिव इधर और इसके लिए नेगेटिव इधर, तो टोटल ई नेट इसमें भी होगा, ठीक है। तो E1 नेट आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, किधर हो जाएगा आपका, इधर के डायरेक्शन, और E2 नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड कर रखा है, क्या होता है, E डॉट डी, मैंने फाइंड किया है। तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, इसके कारण होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका क्या होता है, मैथमेटिकल एंड अलजेब्रिक एडिशन। तो अलजेब्रिक एडिशन कर दो, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 के लिए हम निकालेंगे, तो V1 के लिए सिग्मा बाई क्या होगा, ED करेंगे, तो E1 इंटू क्या होगा, ये थिकनेस है T, तो T थिकनेस को हटा देंगे तो कितना स्पेस बचेगा, ये कितना बचेगा, D माइनस टी बाई टू, ये कितना बचेगा, D माइनस टी बाई टू, तो कितना हो जाएगा, D माइनस टी थिकनेस बचेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक मान लेते हैं कि इधर वाले को हम मानते हैं पॉजिटिव और इधर वाले को हम मानते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो इधर वाले को तो कितना थिकनेस बचेगा, D माइनस टी, ठीक है। V2 इसके लिए क्या बचेगा, E2 इंटू थिकनेस कितना T, ठीक है। तो V इज इक्वल टू उधर वाले के लिए क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी, और ये कितना है, E2 इधर ले रहे हैं, तो इधर वाले के लिए क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेगेटिव मैंने ले लिया, क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्यू, सिग्मा क्या होता है, Q बाई एरिया, तो क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्योंकि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का मैंने किसी अदर मीडियम के लिए क्या लिया था, E नॉट लिया था, तो यहां पे भी करेंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, या एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, इनटू टी, ठीक है। तो आप क्या करो, Q बाई ए एप्सिलॉन को कॉमन ले लिए, तो D माइनस टी, ठीक है, प्लस T बाई एप्सिलॉन आर कर दिया मैं। अब मैं इसको यहां पे लेके आता हूं, ठीक है। तो Q बाई B करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, तो A बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई एप्सिलॉन आर, ये आपका आ गया Q बाई B दैट इज इक्वल टू C कैपेसिटी। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक डालने से आपका कैपेसिटेंस ये है, चेंज हुआ ना, उसमें क्या आता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये समझ में आया आपको डेरिवेशन, थोड़ा सा आप यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया था, यहाँ पे नेगेटिव लेना आपको, क्यों लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने पुट किया वैल्यू को, ठीक है। अब मेरा देखिए, इफ अगर आपका T इज इक्वल टू डी हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी,
यही तो आ गया, यही तो मैंने बताया था आपको कि अगर मीडियम आपका एयर और वैक्यूम ना रहे तब आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। ये हो गया, यही तो मैंने बताया था फॉर्मूला। आया ये समझ में? ठीक है। और कुछ मैं केसेस बता रहा हूं, कुछ केसेस फॉर्मूला आप याद रखना, उसके डेरिवेशन पे जाना नहीं है आपको, बस फॉर्मूले रखना है। फॉर्मूले पे डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन उसके। तो जितना मेरे से डेरिवेशन हो रहा है, जितने डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन सब कुछ करा दे रहा हूं। तो कुछ और मैं बता दे रहा हूं इसके बारे में कि मैंने कैपेसिटेंस अभी क्या निकाला, डाइलेक्ट्रिक ले लें, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर लिखा। ठीक है। अगर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ, कि काफी स्लैब दिया हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ, n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ, तो आप कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? देखो प्रोसेस कि क्या करना है आपको। मान लीजिए कि एक स्लैब का थिकनेस T1 है, एक का T2 है, एक का T3 है। ठीक है। तो मैंने अगर उसको ले लिया तो क्या हो जाएगा, D माइनस T1 माइनस T2, ठीक है, एंड T3 एंड सो ऑन, प्लस T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R प्लस T3 बाई एप्सिलॉन। तो ये आपका ये कंटिन्यू रहेगा जितना आपका नंबर ऑफ n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए मेरा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अगर आपका, ठीक है, ये आपका ये रहा, बस यही तक पड़े, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। ठीक है। क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला को देखो, T1 माइनस T2 माइनस T3, तो ये आप फॉर्मूले रट ले, ज्यादा नहीं है, इसको ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, सेम इसी तरह प्रोसेस में आप रट लें, इस पर डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने देख लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बता दिया। ठीक है। अब मैं देखता हूं स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। तो इसमें आपका एक हॉलो कैपेसिटर है। ठीक है, एक हॉलो कैपेसिटर है, एक का रेडियस आपको a गिवन है, दूसरे का रेडियस आपका b गिवन है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने q चार्ज इस पे दिया। क्या दिया मैंने, q चार्ज इसको दिया। ठीक है। तो जब मैंने इस पे q चार्ज दिया तो यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका। और इसके कारण, इंडक्शन के कारण क्या हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मुझे फाइंड करना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है। तो आपको पता है C इज इक्वल टू Q बाई V, पता है आपको, सबको पता है ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, कभी भूलना नहीं। ठीक है। तो ये कैपेसिटर मुझे निकालना है। तो आपको पता है dV इज इक्वल टू माइनस EDR। ठीक है, E डॉट डी आर। तो मेरा क्या है, थीटा 0 है, तो क्या ये हो जाएगा E माइनस डी आर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं सिंपली। ठीक है। तो इसका 0 से b और इसका a से b। ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि मुझे, देखो सबसे पहले ये करने देते हैं, हमें फाइंड करना है तो इस पूरे स्फीयर का
हॉलो स्फीयर का मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है P। इस पॉइंट पे मुझे पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसका मैंने लिया डिस्टेंस r, ठीक है। तो मैंने आपका पढ़ा है dv माइनस ई डी आर, ये पढ़ा आपका। मैंने दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड किया स्फीयर के लिए किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर किया मैंने। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 0 से v और a से b, इसका वैल्यू कितना करा r a से b, तो v हो जाएगा इसका, तो माइनस a से b के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई आर, इंटीग्रेट करेंगे a से b, तो कितना हो गया v इज इक्वल टू के क्यू 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, आ गया आपका। तो v इज इक्वल टू के क्यू देखिए यहाँ पे क्या होता है dv इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था अभी, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया कैपेसिटर में कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो थीटा क्या होता है 180, तो कॉस 180 डिग्री क्या होता है आपका -1, तो -1 क्या होता है, तो ई माइनस डी आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई डी आर लिखते थे, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं, तो यहाँ पे मेरा माइनस आ गया, तो कितना आ गया 1 बाई बी, तो माइनस को मैं अंदर ले गया, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू के क्यू बाई बी माइनस ए बी, ठीक है। इसको यहाँ ले गए हम, तो आपका कितना हो गया k का कितना हो जाएगा ए बी बाई ए माइनस बी इंटू के क्यू बाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया c, q बाई बी क्या होता है c होता है, तो c इज इक्वल टू k को ऊपर ले जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई ए माइनस बी, ये आपका हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे देना कि e माइनस ई डी आर होता है, लेकिन आपका क्या होता है थीटा क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या होता है -1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आपका कॉन्सेंट्रिक के लिए निकल गया, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस, देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। तो पहला केस देखते हैं, केस 1, व्हेन b इज इंफिनिटी, ठीक है। ये दोनों के बीच में एयर और वैक्यूम रखा हुआ है, ये भी याद रखना, एप्सिलॉन लिया मैंने, ठीक है। b आपका क्या हुआ इंफिनिटी है, मतलब क्या है एक ही स्फीयर बचा, तो क्या करेंगे c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ठीक है। k यहाँ से हट जाएगा, k तो ऊपर चला गया, तो b मैंने ले लिया, तो क्या होगा सॉरी यहाँ पे b माइनस है ना, क्या लिख रहे हैं b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से b को कॉमन लिया, तो 1 माइनस ए बाई बी, तो a बाई बी, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो b से b यहाँ कैंसिल, तो क्या बच गया c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो ये किसके लिए मैंने निकाला, एक आइसोलेटेड स्फीयर के लिए मैंने ये निकाला था। तो अगर b आपका यूनिवर्स में चला गया, इंफिनिटी चला गया, तो ये क्या करेगा सिंगल एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा केस आपका केस 2, टू मेक कैपेसिटेंस, आप इसको इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, तब जाके आपको पता चला। टू मेक कैपेसिटेंस मैक्सिमम, हमें क्या करना है कि a और b को हमें क्या करना है, a एंड b को वेरी लार्ज करना है
एंड ए एंड बी को सिमिलरली करना, इक्वल कर देना मैक्सिमम करने के लिए कैपेसिटेंस। ए और बी का जो रेडियस है उसको क्या कर देना, मैक्सिमम कर देना। ठीक है। केस 3 फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, इसमें भी एयर अब नहीं रहा तो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी, और क्या हो जाएगा B माइनस ए, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये मेरा रहा स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये चीज को याद रखो, तीनों केसेस को। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब अगला केस एक और देखते हैं, स्फीयर पे ही। क्या करते हैं कि वेन इनर सरफेस इज अर्थ, इसी केस में स्फीयर में वेन इनर सरफेस इज अर्थ। ठीक है, एक मेरा वही सेम है, स्फीयर है। ठीक है, इसमें ए है, ये आपका बी है। ठीक है, मैंने यहां पे चार्ज दिया, क्या किया, मैंने यहां पे एक चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, तो यहां पे चार्जेस डेवलप हुआ, आपका कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाले को अर्थिंग कर दिया, इनर सर्कल को अर्थिंग कर दिया। तो यहां पे अगर हम अर्थिंग करते हैं, तो मैंने अर्थिंग में पढ़ा कि अगर अर्थिंग करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इस पे अगर अर्थिंग किए तो कुछ जो चार्ज आपका एक्यूमुलेट हुआ है, जो चार्ज है उस पे, वो चार्ज क्या होगा, अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका चार्ज बच जाएगा। कितना चार्ज बचेगा, क्यू डैश चार्ज बचेगा। इक्वल तो जितना मैंने क्यू दिया उतना तो बचेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ चार्ज बचेगा क्यू डैश, क्यू जो, क्योंकि बाकी और जो चार्ज रहेगा, एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड जो चार्ज रहेगा, वो क्या होगा, अर्थ की तरफ, अर्थ हो गया। तो अब मुझे पहला तो टारगेट है कि मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना, मुझे क्यू डैश फाइंड करना। तो आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब क्या, उसका अलजेब्रिक एडिशन। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V इज इक्वल टू KQ बाई A, सॉरी B और KQ डैश बाई A लिख सकते हैं। पता है अर्थिंग के कारण मेरा पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो KQ बाई B प्लस KQ डैश बाई A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो Q डैश हमें पहले फाइंड कर लेते हैं, माइनस KQ डैश बाई A। तो Q डैश मेरा यहाँ पे निकल गया, K से K कैंसिल, तो Q डैश मेरा यहाँ पे निकल गया माइनस A बाई B, माइनस A बाई B, Q निकल गया, Q डैश मेरा यहाँ पे निकल गया। ठीक है, आपका निकल गया ये। तो अब मुझे फाइंड करना है इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फाइंड करना है कि क्या होगा इसका। तो V इज इक्वल टू आपको पता है माइनस EDR, पता है आपको, तो E यहाँ पे वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, dV इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेट कर दो आप, तो V इज इक्वल टू आपका E आ गया। E आपका क्या होता है स्फीयर के लिए, आपका, मुझे सॉरी यहाँ भी पॉइंट पे, R पॉइंट पे फाइंड करना है, इस P पॉइंट पे फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर। तो इस पे चार्ज कितना है, Q डैश है, तो KQ डैश बाई R। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, KQ डैश बाई R स्क्वायर, कहाँ से, A से B तक dr। ठीक है, तो V इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, KR स्क्वायर, सॉरी KQ डैश, ठीक है, और R स्क्वायर, तो कितना हो गया, माइनस 1 बाई R, A से B, तो क्या हो गया, माइनस KQ डैश बाई
1/b माइनस 1/a। ठीक है, तो आपका v इज इक्वल टू के क्यू डैश 1/b प्लस 1/a, इधर मैंने पुट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो आप, तो v इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, आपका कितना आ गया, के क्यू ए बाई बी, क्यू डैश की जगह पे लिखा मैंने b माइनस ए बाई ए बी, तो a से a यहाँ कैंसिल, तो यहाँ पे आपका q बाई बी इज इक्वल टू सी होता है, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर बाई बी माइनस ए और k हो गया, तो c आपका कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर बाई बी माइनस ए। ये आपका आ गया कि अगर हम इनसाइड सरफेस को क्या करें और थिंक कर दें तो मेरा ये कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक्स, जो आपका एप्लीकेशन है। स्पेयर पे पढ़ लिया, टू पैरेलल प्लेट के लिए पढ़ लिया मैंने कैपेसिटेंस, सारे कैपेसिटेंस के जितना मैंने फार्मूला लिखा है सारे फार्मूले आप याद रखो अच्छे से, प्रोसेस याद रखो, इसका डेरिवेशन याद रखो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका आज का। हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर दो टाइप से कॉम्बिनेशन होता है आपका, एक आपका होता है सीरीज में और एक होता है आपका पैरेलल में। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं सीरीज में, देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये तीन कैपेसिटर है, अगर तीनों ये क्या है सीरीज में कनेक्शन है, मतलब कि इसका जो एंड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो तीन कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट किया, इसका कैपेसिटेंस है C1 C2 C3। ठीक है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से क्यों कनेक्ट किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो यहां पे मान लेते हैं मेरा पोटेंशियल है V1, यहां पे पोटेंशियल है V2, यहां पे पोटेंशियल है V3। ठीक है, तो मेरा यहां से मैंने चार्ज लिया Q। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं चार्ज Q1 गया, यहां चार्ज Q2 गया, यहां पे चार्ज Q3 गया। ठीक है, तो सीरीज में हमेशा याद रखो, तो ये देखिए यहां पे ये गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव, इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव, ये क्या हो गया कंजर्वेशन के कारण ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो सीरीज में आपका यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेम हो रहा है, चार्ज इसमें जो चार्ज है वही सेम इसमें भी चार्ज है, उसमें भी चार्ज क्या है सेम है, तो Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल जो हो रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसका तो इक्विवेलेंट क्या होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये याद रखो, सीरीज के लिए क्या होता है, चार्ज आपका सेम होता है और आपका पोटेंशियल क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू C बाई V, सॉरी Q इज इक्वल टू CB। ठीक है, तो यहां पे आपको V इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं, तो यहां पे पुट करो V इज इक्वल टू Q बाई C, ये क्या है इक्विवेलेंट है तो C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं Q1 बाई C1, Q2 बाई C2 और Q3 बाई C3। तो यहां पे Q1 Q2 Q3 क्या है सब सेम है, तो सारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, अब मेरा अगर फॉर n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए, n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए जो मेरा C इक्विवेलेंट होगा,
वो क्या होगा C/N, ये याद रखिए। ठीक है, फॉर टू कैपेसिटर अगर कनेक्टेड इन सीरीज के लिए बस बात कर रहे हैं तो क्या होगा C इक्विवेलेंट क्या होगा C1 C2 C1 प्लस C2। बस आपको याद रखना है कि दोनों में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, चार्ज आपका इक्वल होता है और आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समेशन हो जाता है। ठीक है, अब मेरा अगला जो है पैरेलल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। यहाँ पे पैरेलल आपका पैरेलल जो होता है, ये एक कैपेसिटर सीरीज पैरेलल आपने 10th में ही पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है सीरीज और पैरेलल क्या होता है, कैसे कनेक्शन की जाती है, कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ से मेरा Q गया, तो यहाँ पे मेरा Q1 चार्ज गया, यहाँ मेरा Q2 चार्ज गया, यहाँ पे मेरा Q3 चार्ज गया। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, इसका V3 V2 और V1। ठीक है, मैंने Q चार्ज दिया। ठीक है, तो पैरेलल में जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब में सारे कैपेसिटर में जो चार्ज है Q1 Q ये तीनों में जो चार्जेस होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, जो इक्विवेलेंट होगा इन तीनों का समेशन होगा, और जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सबका सेम होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो आप Q की जगह पे हम पुट करो C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। तो C V1 V2 क्या है, सब इक्वल है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल के लिए कैपेसिटर क्या था, सिंपली एडिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका। अब आपको फॉर n कैपेसिटर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। ठीक है, ये चीज को याद रखो बस। पैरेलल के लिए क्या होता था, Q आपका सेम रहता था, पोटेंशियल आपका एडिशन होता था, यहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम होता है और Q क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आज की टॉपिक, आज के चैप्टर, आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, सर्किट दिया हुआ है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसकी है 12 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, 4 माइक्रोफैराड और ये है 8 माइक्रोफैराड, और कनेक्शन है मेरा A और B। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कनेक्शन। ठीक है, इसको मैं पहले फाइंड करता हूं, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। तो ये किसमें कनेक्टेड है, ये आपका किसमें है, मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट 1 आएगा। ठीक है, तो ये किसमें कनेक्टेड है, ये आपका पैरेलल में कनेक्शन है। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट मैंने क्या निकाला था, C1 प्लस C2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, तो कितना आ गया, C इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं 2 माइक्रोफैराड और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये मानते हैं 12 माइक्रोफैराड और इसको मानते हैं C इक्विवेलेंट 1 दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। तो ये किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो कितना हो गया, 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/12 प्लस 1/6, इक्विवेलेंट कितना हो गया 12।
12 कितना हो गया 1 + 2, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 12/3, कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। ये आ गया मेरा। अब मेरा ये आपका आ गया A और B, ये मेरा आ गया 4 माइक्रोफैराड और ये क्या आ गया 8 माइक्रोफैराड। देखिए सिंपली सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो पैरेलल क्या होता है C इक्विवेलेंट = C1 + C2, ठीक है। तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम डिफरेंट के लिए पढ़ेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, और भी मैं सर्किट के बारे में बताऊंगा आपको, जो कि मतलब डिफरेंट आपको सिमेट्रिक, मिरर इमेज, डिफरेंट प्रोसेस से मैं बताऊंगा, ठीक है। मेनली इक्विवेलेंट सर्किट में काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको जितना समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छे से उसको रिवीजन करें। काफ़ी इजी टॉपिक है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ें, बहुत सिंपली आप कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू।